नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जाट आरक्षण को लेकर आज एक बार फिर से जाट और खाप संगठनों ने सरकार के खिलाफ बैठक करके मोर्चा खोल दिया। सरकार को शीतकालीन सत्र तक का अल्टीमेटम दिया गया। इसके बाद जाट नेताओं ने फिर से आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। महम में खाप नेताओं ने जहां सरकार और बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को आड़े हाथ लिया, तो वहीं हिसार के मैयड़ में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने सरकार पर जानबूझकर आरक्षण बिल में खामी छोड़ने का आरोप लगाया। भले ही अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति और खाप संगठनों ने अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए, लेकिन आरक्षण पर उनका रुख एक तरीके का था, साफ था। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या शीतकालीन सत्र से फिर से एक बार जाट आंदोलन का मसला शुरू हो जाएगा? क्या जाट संगठनों में मतभेद से कमजोर हुई है उनकी भी लड़ाई? सवाल यह भी है। वहीं मामला कोर्ट में है, तो आखिर क्यों दबाव बनाने की कोशिश में है, क्यों जाट सरकार को घेरने की कोशिश में है? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। जी हां, तो अहम सवाल यही है कि अलग अलग जगह पर बैठक तो होती है, लेकिन वहां से संकेत एक तरीके के निकलते हैं। कहा जाता है कि हक की बात है और हक लेकर रहेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमारा हक तो जरूर देने पड़ेगा उसको। तो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, शीतकालीन सत्र में फिर से जाट आंदोलन का मसला गरमाएगा? क्योंकि तभी तक का वक्त और तभी तक का अल्टीमेटम। क्या जाट संगठनों में भी मतभेद जो है उससे उनकी लड़ाई भी कमजोर पड़ी है? क्योंकि संगठन में सुधार की बात भी यशपाल मलिक ने कही है कि 20 दिन में सुधार देंगे, तो आपस में जो मतभेद है उससे भी क्या मामला उनके नजरिए से भी बिगड़ रहा है? मामला अगर कोर्ट में है तो फिर एक सवाल यह भी कि क्यों आखिर सरकार पर दबाव बनाने या सरकार को घेरने का काम जाट कर रहे? आरक्षण बिल में कमियों का जाटों का आरोप वाकई कितना सही है? क्योंकि जो सरकार ने बिल दिया उसमें बार बार कहा गया कि हमने सारे पहलुओं को रखा है और कतई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अलग बात है कि मामला कोर्ट से लटक गया। हालांकि कोर्ट में भी मजबूती से पैरवी कर रही है सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता के जरिए। तो फिर आखिर जल्दबाजी किस बात की है जाटों को? यह अहम सवाल आपके सामने। इधर मैयड़ और महम में शहीदों के सम्मान समारोह में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में मकसद क्या था, इसको भी समझिए। मकसद वहां पर था शक्ति प्रदर्शन का। दो तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं, उनको देखिए और अंदाजा लगाइए कि जाट और खाप संगठनों ने सरकार को संदेश देने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही आयोजनों के बाद जो बयान सामने आए वो साफ कर देते हैं कि आंदोलन को लेकर फिर से जाट भी दो फाड़ हैं। यहां यशपाल मलिक ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, तो वहीं हवा सिंह सांगवान ने कानूनी लड़ाई को तवज्जो देने की बात कही है। यानी मंशा एक है, मकसद एक है, अधिकारों की बात एक है, लेकिन जो सुर है वो अलग अलग है। जो आने वाला संसद का शीतकालीन सत्र है उसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी। एक प्रतिनिधि मंडल अभी इसी महीने सरकार से मिलेगा। किन मांगों पे क्या तरक्की है, किस जिले की क्या समस्या है, कहाँ के अधिकारी किस तरह का काम कर रहे हैं, उन पे बात की जाएगी। सरकार के पास समय है, जो मांगे उन्होंने अपने आप माननी है और मीडिया को बताया है, वही मांगे वे पूरी कर दें। हमारी कोई अलग मांग नहीं है। उन सारी मांगों को जब वे पूरी हो जाएगी तभी आंदोलन की से हटने की बात होगी। कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी और लड़ रहे हैं हम, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात जीत होगी। किसी का घर जड़ा है और घर जड़ा है और उसको आप दादागिरी करके भाई ये उसको हटा दे, तो घर जड़ा तो वो रिपोर्ट करेगा और वही माफ करेगा। ये बात समझने की है, लेकिन हमारे कुछ जवानों को जो भड़का देते हैं लोग, वो गलत है। ये तो जिसने किया है, हमने जाके हमारे जैसे जो आदमी हैं उन्होंने जाना पड़ेगा और वहाँ जाके माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं तो इस बात के लिए तैयार हूँ। मैं कहूँगा भाई मैंने जलाया, माफ कर दे मुझे। जी हां, तो दोनों की आपने प्रतिक्रिया सुन ली। दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया, अपनी बात भी रखी अपने समर्थकों के बीच में, लेकिन जो सुर उनके थे वो संकेत कुछ और दे रहे थे। और यही मसला है कि क्या यहां पर अपना कद बढ़ाने का भी मसला है? क्यों आखिर वक्त नहीं देना चाहते? सरकार कह रही है कि हम कोर्ट में मजबूती से पैरवी कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी एक बार फिर से जाट आरक्षण का समर्थन किया। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो जाटों के आरक्षण का पक्ष था वो स्ट्राइक डाउन हुआ, जो कांग्रेस सरकार के समय में मिला था। मैं भी कांग्रेस में था उस वक्त। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जो बैकवर्ड कमीशन है
उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और वो रिपोर्ट पॉजिटिव होगी तभी हमारे को आरक्षण मिलने की बात हो सकती है। हमने उनको ये कहा था कि आप रिपोर्ट, वो कहने लगे कि हम रिपोर्ट कुछ आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, हम उस रिपोर्ट को अगर हमने आरक्षण देना तो हम उसको नकार के भी दे सकते हैं। और ऐसा ही हुआ और उसी वजह से हमारा आरक्षण का केस कमजोर हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। मेरा आज भी ये मानना है कि प्रयास हमारे ये होने चाहिए कि जब भी आरक्षण मिले तो जो पिछली जो गलतियां हैं वो ना हो, ताकि केस अगर अदालत की स्क्रूटनी में भी जाए तो वो मजबूत नजर आए। जी हाँ, तो सरकार की तरफ से एक प्रतिक्रिया यह मान सकते हैं और इंदर सिंह ने कह दिया कि हाँ आरक्षण मिलना चाहिए और सरकार की मंशा भी यही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्यों बार बार अल्टीमेटम, क्यों बार बार दबाव बनाने की बात, क्यों आखिर सरकार पर एक पक्ष भरोसा करता है, दूसरा कहता है कि बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। खाप पंचायतें भी आगे बैठ गई, खाप प्रतिनिधि भी आकर बैठ गए, उनके भी सुर थे। लेकिन यहां पर दो अलग अलग जगहों पर जो शक्ति प्रदर्शन हुआ और उसमें फिर से अल्टीमेटम, तो फिर यहां पर मसला गरमा रहा है और यह सवाल उठ रहा है कि क्या वहीं आंदोलन और उसी तरीके की रूपरेखा फिर से अब तैयार की जा रही है। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में सत्यवीर डागर साहब, नेता कांग्रेस के जुड़े हैं, बहुत स्वागत है डागर साहब आपका। वीरेंद्र चौहान साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। चंडीगढ़ से मेरे साथ रविंदर ढुल साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और गुरुग्राम से वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है नेहरा जी आपका। सबसे पहले मैं वीरेंद्र चौहान साहब आपके पास ही आ रहा हूं। सरकार पैरवी कर रही है, वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर काउंसिल को लगा दिया गया है और यहां जाट अलग अलग जगहों पर शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनके सुर भी अलग हैं, मकसद एक है। लेकिन दोनों जगहों पर यह कहा गया कि सरकार को देना ही होगा हमारा अधिकार। सरकार कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है, कहीं वो कानूनी लड़ाई पर विश्वास करते हैं तो कहीं कोई कहता है कि सरकार को हर तरह से हम दबाव में रखेंगे। आखिर फिर से इन तमाम कवायदों की क्या जरूरत? देखिए, प्रजातंत्र में सबको, सब वर्गों को, सब लोगों को, सब समूहों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है और आंदोलनात्मक तरीके से भी सब अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। देश का कानून इसकी अनुमति देता है। ठीक है। तो जो जाट संगठनों की ओर से या खापों के नाम पर जो अलग एक कार्यक्रम हुआ और दूसरा एक मैहर में कार्यक्रम हुआ, सब जाट समाज को या उनके प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने के लिए ऐसा कार्यक्रम करने का शांतिपूर्ण तरीके से जब तक वो है अधिकार है, उस पर किसी को सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। सरकार और भाजपा भी उस पर सवाल खड़ा नहीं करती। रही बात आरक्षण के देने न देने की या देना ही पड़ेगा या वहां पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो सरकार तो आरक्षण देने के पक्ष में थी, है और उसके लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, केवल जाट समुदाय नहीं, दूसरी बिरादरियां भी इसमें शामिल हैं और जिनको आरक्षण दिया जाना है उनसे जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स से विमर्श करके ठीक है, सरकार एक कानून लेकर आई और उस कानून को विधानसभा में उस पर चर्चा हुई और चर्चा में भी कानून को ड्राफ्ट करने के लिए भी हमने कहा था सब सुझाव दें। जब वहां चर्चा हो रही थी वो भी एक स्वतंत्र मंच था, वहां सभी राजनीतिक दलों के पास एक अवसर था कि अगर उसमें कोई खामी किसी को दिखती है तो उसको सुझाव दे दें, उसको दुरुस्त करा दें। अपनी तरफ से एक बेहतरीन बिल हमने उसको कानून में बदलवाया, परंतु इसके साथ ही यह भी एक सत्य है और तकनीकी सत्य है कि कोई भी कानून देश में बनता है उसको चुनौती देने का अधिकार बिल्कुल दूसरे पक्ष का भी है, नागरिकों का भी है। दूसरे पक्ष ने चुनौती दी है, सरकार आज भी इस बात पर कायम है पहले दिन से कि हमने बेहतरीन कानून बनाया है। हम उस कानून की रक्षा के लिए, हम उस कानून के बचाव के लिए माननीय अदालत के सामने पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं और उस ताकत को और मजबूती देने के लिए जब जाट संगठनों के प्रतिनिधियों से सरकार के मंत्रियों की बात हुई, ठीक है, तो उनकी पसंद, उनके सुझाव पर एक वरिष्ठतम अधिवक्ता को लाकर के उसकी पैरवी करने का काम, ताकि उनको तसल्ली रहे, ठीक है, उनके मन में कोई बात न रहे कि नहीं ये हमारी पैरवी यूं नहीं यूं होती तो बेहतर होता। तो सरकार का मंतव्य, मंशा
पहले दिन से स्पष्ट है और आरक्षण का जो प्रावधान कानून के तहत किया है कानूनी तरीके से सब उनको मिलेगा। हाँ, थोड़ा संयम तो करना चाहिए, संयमता बरतनी चाहिए। प्रक्रियाएं पूरी करके ही सरकार की मंशा मंतव्य बिल्कुल साफ है, पारदर्शी है, क्योंकि सरकार पारदर्शी है, लेकिन थोड़ा सा संयमता बरतें जाट समर्थक, खाप समर्थक, क्योंकि यहां पर मसला कानून के दायरे में है और न्यायपालिका में मामला इस वक्त लंबित है या विचाराधीन है या चल रहा है और सरकार कोशिश कर रही है। डागर साहब, जब सरकार कोशिश कर रही है तो क्यों यहां पर बार बार बैठक हो रही है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? ये क्या आपस की कुछ लड़ाई है, अपनी तरफ से कुछ दिखाना है वो मसला है, या सरकार पर भरोसा हो नहीं पा रहा है? शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से यही मुद्दा गरमाएगा, अभी से अल्टीमेटम क्यों देने की नौबत आ गई? देखिए अतुल जी, अल्टीमेटम ये तो जो जाट संगठनों की जो मीटिंग हुई है, अल्टीमेटम की तो बात वही बता सकते हैं कि क्या उनके मन में है और क्या वो चाहते हैं, क्या सरकार से उनकी बात हुई है। जहाँ तक अभी चौहान साहब ने बात कही कि सरकार की मंशा साफ है, चौहान साहब, सरकार की मंशा साफ होती तो जो हरियाणा में एक खाई आपने जो हमसे कहते थे कि आपकी गड्ढे हम भर रहे हैं, जो एक बहुत गहरी खाई आपने समाज के बीच में खोदी है, वो शायद वो खाई ना खोदी जाती। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो आप इसको वाकई चाहती है कि अब अभी बीच में मैं जो आपने बयान दिखाया चौधरी वीरेंद्र सिंह का, बहुत सीनियर नेता हैं, हमारी पार्टी में भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनका कद बहुत ऊंचा है। मैं उसको भी बात में उनको भी लाना चाहूंगा इस बात को कि अगर तो वैसी बात थी कि जो आज वो बीजेपी में रह के ये बात कर रहे हैं, उस वक्त भी ये बातें हो सकती थी। एक मिनट चौहान साहब, आऊंगा सर, आऊंगा। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, अगर वाकई ठीक है आप विधानसभा में आपने ये बात उठाई थी और एक मंशा आपकी साफ थी, जैसा आप कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता को नहीं लगता कि आपकी मंशा कहीं पे भी साफ है, किसी भी चीज में साफ है। आपकी जनता को नहीं लगता है, कांग्रेस को नहीं, मैं कहता हूं इनकी अपनी चौहान साहब, अतुल जी, चौहान साहब, मैं बीच में, एक मिनट, मैं बीच में, ठीक है, चौहान साहब बोले, मैं बीच में नहीं बोलिए, बोलिए डागर साहब, आप रखें आपकी बात को बड़े ध्यान से, मैं सुनूंगा और जवाब भी दूंगा। अगर आपकी बात इतनी अच्छी थी, पार्टी की नीयत और नीति साफ है, आप हरियाणा का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, 134 के तहत सेक्शन उसमें शेड्यूल 9 में इसको आप डलवाते, सारी पार्टियां आपके साथ है, जाट संगठन ये मांग कर रहे हैं, अगर आप उचित समझते हैं तो इसको लाते, आपने एक बनाया बैकवर्ड क्लास का एक रिजर्वेशन करके कि इन लोगों को उसमें नौकरी दी जाए, उसमें और जाति। कितने अच्छे अच्छे सुझाव आप दे रहे हैं, 10 साल थे तो क्यों नहीं किया इन्हीं सुझावों पर आपने अमल? ठीक है, सुझाव देना अच्छी बात है, पूरी होने दे बात, ठीक है, बोले एक मिनट, चौहान साहब बात पूरी होने दें, फिर उसके बाद आप जो जवाब, ठीक है, बोले। अगर जो आप चाहते थे कि ऐसा हो तो उस वक्त आप करते, आपने तो केवल एक जाटों को इसमें जो 5 जातियां और जोड़ी हैं, आप उनको भी इसमें जोड़ें, केवल तुलजी केवल एक जाट जाति कह के 5 जातियां और हैं इसमें, तो सबको जोड़ दिया, आपने जोड़ा है। आप अगर चाहते तो उसी वक्त इनका भला करते, तारीख पे आपका वकील पेश नहीं होता। ठीक है, अब सुन लेते हैं वीरेंद्र चौहान साहब को जवाब आपको देना चाहते हैं डागर साहब, बहुत संक्षेप में चौहान साहब, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कि ये जिन गड्ढों की बात कर रहे हैं, जिस दरार की ये बात कर रहे हैं और जिस हालात में इन्होंने हरियाणा को एक राजनीतिक साजिश के साथ झोंका, वो जो कष्ट दिया हरियाणा के समाज को, उसके लिए उत्तरदायी डागर साहब की पार्टी है। 9.5 साल आप हरियाणा में राज में थे, 10 साल आप केंद्र में राज में थे, आपने ढंग से अगर देना होता, आपकी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जो मुझको उपदेश दे रहे हैं वो सारा आप करके गए होते। आपने चुनाव के मौके पर आकर के ताबड़तोड़ सैकड़ों खामियां उसमें छोड़ के आरक्षण आप देकर के चले गए। दोष आप मुझको दे रहे हैं, ये उपदेश तो आप पर लागू होता था प्रभु। और दूसरी बात, हम जब आए आपने कानून बना के दिया था क्या? एक नोटिफिकेशन जारी करके आप चले गए। ठीक है, आप उस नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में भी जो कुछ होना चाहिए था आपको करके नहीं गए, और हमने तो ठीक है। अब लेकिन ये सुझाव दे रहे हैं, मैं अब दोनों लोग को रोकना चाहूंगा, मेरे पास बाकी मेहमान भी है, उनसे मैं अभी तक एक भी बात नहीं कर पाया, मैं रोकूंगा, दोनों लोग को रोकूंगा। बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप। चौधरी वीरेंद्र सिंह का इन्होंने जिक्र किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज जो कहा या 2 महीने पहले जो कहा था, ये वही बात है, कुछ नया नहीं कहा। उन्होंने कहा पैरवी कायदे से होनी चाहिए थी, और उस समय जब वो कांग्रेस में थे वो उस समय भी कहते थे कि तुमने होनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, मैं रोकूंगा, दोनों लोग को रोकूंगा, दोनों लोग को रोकूंगा। आऊंगा डागर साहब, गुजारिश है, मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बात रखिएगा। ठीक है, चौहान साहब शांत हो जाएं। मैं बाकी मेहमानों से भी आपको तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त अशोक मलिक भी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, जो कि सांगवान गुट से हैं। बहुत स्वागत है अशोक मलिक आपका। और दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ रोहतास हुड्डा भी जुड़ चुके हैं, जाट नेता हैं।
हैं जो कि यशपाल मलिक गुट के हैं। बहुत स्वागत है रोहतास हुड्डा आपका। उसके पहले मैं चाहूंगा रविंदर ढुल साहब के पास जाऊं और फिर अमित नेहरा साहब के पास जाऊं। रविंदर ढुल साहब, देखिए यहां पर फिर से वही मसला है, लड़ाई आपस में राजनीतिक तौर पर तो चलती रहेगी, लेकिन जो आज फिर से अल्टीमेटम दिया गया इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि सरकार ने कुछ किया, उसके बाद मामला कोर्ट में है, आप खुद अधिवक्ता हैं, वहां से चीजें आगे बढ़ रही हैं, पैरवी हो रही है, तो शक्ति प्रदर्शन वो भी अलग अलग सुरों में, इसका क्या मतलब है? देखिए अतुल, 2 मिनट मुझे दे दिएगा क्योंकि मैं कई चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये, जो सरकार की तरफ से चौहान साहब ये कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छी तरह से पैरवी की है या नहीं की है, ये मामला आपके ही टीवी चैनल पे ऑन रिकॉर्ड है। जिस दिन आरक्षण के ऊपर स्टे हुआ था उसी दिन मैंने बहस के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि इनके खुद के लॉ ऑफिसर्स ने जानबूझ करके कोर्ट में खड़े ना हो करके इस मामले को स्टे करवाया। उसमें प्रवक्ता की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि उन लॉ ऑफिसर्स के खिलाफ जिनकी मौजूदगी में आरक्षण के ऊपर स्टे हुआ है उनके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, आप इस बात को देखिए कि इन्होंने रिव्यू की पिटीशन डाली, मैंने तब भी कहा था इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, नहीं गए। तीसरी बात जो है बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9th शेड्यूल में डालने के लिए जो इन्होंने 1.5 महीना लिया और इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डालने का इंतजार किया, आज तक 9th शेड्यूल के लिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीच में सेशन आकर के चला गया, दोबारा भी सेशन आकर के चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इस चीज के सरकार के प्रवक्ता बताएं कि 9th शेड्यूल में डालने के लिए जब कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, ये सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार इस मामले में सीरियस है या नहीं है? अगली बात, जो अलग अलग सुरों की हम बात करते हैं, देखिए इस बात को स्पष्ट रूप से समझिए कि मैयर की रैली हो चाहे महम की रैली हो, जनसभा, दोनों के अंदर आवाज एक ही थी। आज 3 उन्होंने मूल प्रश्न उठाए। पहला ये कि जो व्यक्ति मृतक थे इस आंदोलन के दौरान उनको जो है कंपनसेशन दी जाए। ठीक है। दूसरा ये कि जो आरक्षण के अंदर कुछ लोग जो अंदर है निर्दोष उनको छोड़ा जाए, और तीसरा आरक्षण दिया जाए। इन तीनों चीजों के ऊपर सरकार एक बार नहीं 50 बार कमिटमेंट कर चुकी है, अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इनके पास में अधिकार है, इन्होंने अपना लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया और उस उपयोग करने के बाद में ये जमा हुए हैं। तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए, यदि इनकी मंशा स्पष्ट है तो ये बताएं कि इसको 9th शेड्यूल में कब डालेंगे। 2, जिन ऑफिसर्स की मौजूदगी के अंदर ये स्टे हुआ था उन ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई, जबकि आपके टीवी चैनल पे इनके प्रवक्ता स्पष्ट रूप से कह करके गए थे हम एक्शन लेंगे। ठीक है चौहान साहब, मैं आऊंगा आपके पास, तब इसका आप जवाब दीजिएगा। सवाल आपने सुन लिया, मैं चाहूंगा छोटी छोटी प्रतिक्रिया बाकी मेहमानों की हो जाए। अमित नेहरा साहब बताइए, एक पत्रकार के नजरिए से हम इसको कैसे देखें? एक बार फिर से वही मसला है, सुर अलग है लेकिन एक ही मकसद है, और फिर से अल्टीमेटम की बात हो रही है। क्या आखिर अल्टीमेटम की जरूरत महसूस हो रही है? क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा सरकार पर, जाटों को, खाप के लोगों को? देखिए अतुल, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आरक्षण कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं है एक सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने में। लेकिन क्या है कि जब आरक्षण इतना लंबा हो जाता है उसको टाइम कि दूसरी जातियां अपने आप को प्रभावित महसूस करना शुरू कर देती है, तो इस तरह के एजिटेशन होते हैं। आपको मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह आरक्षण ही आरक्षित लोगों के गले की फांस बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले आईएएस के जो टॉपर थे 2015 के, उनकी लिस्ट जारी हुई थी, तो टीना ढाबी जिन्होंने फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त की थी, आपको ध्यान होगा? बिल्कुल बिल्कुल। टीना ढाबी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था आईएएस में। तो उनकी पहली वरीयता ये थी कि मुझे हरियाणा कैडर मिले, ठीक है, और मैं हरियाणा के लोगों की सेवा कर सकूं। लेकिन क्या है कि हर राज्य में 2 आउटसाइडर जो आईएएस होते हैं उनके लिए पद खाली होते हैं, और हरियाणा में जो 2 पद थे वो दोनों ही शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट थे उनके लिए रिजर्व थे। बिल्कुल। टीना ढाबी चूंकि शेड्यूल कास्ट से आती हैं, तो उनको शेड्यूल ट्राइब के नाते, आरक्षित होने के नाते हरियाणा कैडर नहीं मिलता, उनको मजबूरी में राजस्थान जाना पड़ा। आप बात समझिए। बिल्कुल बिल्कुल।
आरक्षित लोगों को ही आरक्षण बाधा दे रहा है, तो ये इस पे दोबारा एक बहस करने की जरूरत है कि ये इस तरह के आंदोलन क्यों हो रहे हैं, जैसे जाट क्यों उग्र हो रहे हैं, पाटीदार क्यों उग्र हो रहे हैं। ये इम्बैलेंस है जो लोगों को, जो प्रतिभाशाली युवक हैं उनको जो डर सता रहा है, तो ये इनको देखने की जरूरत है। और रही बात आज के जो 2 प्रोग्राम हुए हैं महम में और मैयड़ में, देखिए महम का जो रैली थी वो जाटों की रैली नहीं थी, अगर आप उसको ध्यान से देखें। बिल्कुल तो बिल्कुल सरोखाप, हाँ, वो खापों का था। सरोखाप पंचायत में किसी एक जाति की नहीं होती, सरोखाप में सारी जातियां शामिल होती हैं। ठीक है। और देखिए महम में एक जांगेड़ युवक जो एजिटेशन में मारा गया था, उसके परिवार को भी आर्थिक सहायता दी गई है। तो देखिए दोनों चीजें अलग हैं, आप मैयड़ और महम को अलग अलग देखिए। मैयड़ में सरोखाप थी जो कि भाईचारा बढ़ाने वाली बात थी, और उसका जो शेड्यूल था वो भी मेरे ख्याल से मई या जून में जारी कर दिया गया था। ठीक है। उधर मैयड़ देखिए सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए थी। तो इन दोनों का मतलब समझिए आप। तो मेरा तो यही मानना है, अभी जहां तक चर्चा चली है, अगर सरकार वास्तव में गंभीर है आरक्षण के लिए, जाटों और बाकी जो 5 जातियां हैं उनको आरक्षण देने के लिए, तो अभी रविंद्र ढुल साहब ने एक बात कही है कि क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला जाता है इसको। देखिए उसमें क्या है कि कोर्ट निष्प्रभावी हो जाते हैं। अभी अगर कोई ये कहे कि किसी भी कानून को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो शेड्यूल 9 के बाद, डलने के बाद किसी भी कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। सिर्फ इस आधार पे ही चुनौती दी जा सकती है कि वो मानव अधिकार, जो मूलभूत अधिकार हैं, उनको हस्तक्षेप ना करता हो, उनमें हस्तक्षेप ना करता हो। ठीक है, चलिए मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बहुत संक्षेप, मुझे ब्रेक लेना है, तो मैं चाहूंगा उसके पहले 2 टिप्पणियां हो जाए। बताइए रोहताश हुड्डा, क्यों आखिर एक बार फिर से अल्टीमेटम की बात होने लगी? देखिए सर, लेकिन आप तो सांगवान गुट से हैं, तो मलिक गुट से हैं। आप लोगों क्या अल्टीमेटम का मसला है? सांगवान गुट कह रहा है कि हमें कानून पर भरोसा है और हम कानूनी तरीके से जीतेंगे। देखिए आरक्षण के मामले में तो न्यायपालिका पर भरोसा है और सरकार से यही डिमांड है कि उसमें अच्छी पैरवी करे। लेकिन नहीं कर रही है क्या? बार बार अल्टीमेटम की बात क्यों आ रही है? मेन मसला ये है। 18 फरवरी को भी समझौता हुआ सरकार से, 21 फरवरी को भी समझौता हुआ, उसके बाद 18 मार्च को सरकार से समझौता हुआ। सरकार ने सभी मांगों को मानने के लिए 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीना हमें समय चाहिए, हम सभी मांगों को पूरा कर देंगे। उसके बाद 18 जून को फिर समझौता हुआ, जब 5 जून से आंदोलन शुरू हुआ था। सरकार बार बार घुटने टेकती है, बार बार समझौता करती है, बातों को मानती है, भाई हर आपकी डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा। जो कृष्णलाल पवार जी के साथ दिल्ली हरियाणा भवन के अंदर बैठक हुई, तो कृष्णलाल पवार जी ने सीएम साहब से बात करने के बाद हमें आश्वस्त दिया गया था, हमारी 12 डिमांड थी कि 12 डिमांडों में कोई दिक्कत नहीं है, 12 डिमांड पूरी हो जाएंगी। ठीक है। उसमें से सरकार ने कुछ डिमांडें पूरी की भी हैं, लेकिन जो हमारी मूल डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जो सरकार पर मेन पोस्ट पर बैठे लोग, जो उत्तरदायी है सरकार प्रजा के प्रति, वो लोग इतने मतलब विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, तो क्या करें हम? हमारा तो लास्ट चाह रहा कि आंदोलन। अब आंदोलन में भी सरकार के कुछ लोगों ने बात की कि भाई 1 महीने का समय दे दीजिए, कुछ कमी रह गई उसको पूरा कर देंगे। हमने इसलिए शीतकालीन सत्र जो संसद का है, जो नवंबर के लास्ट में दिया है, हाँ, जब तक हम सरकार को टाइम दे रहे हैं, सरकार अगर हमारी मांगों को मान लेती है, हमें भी आंदोलन का शौक नहीं है। हमारी जो डिमांड है सरकार को पता है। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको रोहताश जी, मैं रोकूंगा। बताइए अशोक मलिक साहब, आप बताइए कि आप लोगों को भरोसा है सरकार और सरकार के साथ साथ न्यायपालिका पर, कार्रवाई वहां से हो रही है और कार्रवाई हो रही है वहां पर अंदर न्यायपालिका में, तो फिर आखिर क्यों ये अल्टीमेटम या आपसी जो सुर अलग हो जाते हैं, ऐसी तस्वीर क्यों उभरती है? सरकार तो कर रही है या आपको बिल्कुल नहीं हो पा रहा है? जैसा कि रोहताश जी को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि कुछ तो दे दिया लेकिन बाकी और चीजें नहीं दे पा रही। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार घुटने टेकती है, कमिटमेंट करती है और फिर पीछे हट जाती है। ऐसा आप लोग को भी महसूस हो रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं किसी गुट से नहीं हूं। ठीक है, हमारा अपनी जो गठवाड़ा खाप है, मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव और हमारी जाट संघर्ष समिति है रजिस्टर्ड, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूं। ठीक है। आज हमने महम के अंदर जो खापों ने आज पंचायत की थी, हमारी सभी हरियाणा की संघर्ष समितियां उसमें शामिल थी। ठीक है। और जो आपने प्रश्न किया है सर, हमने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और कल भी हमारी जो है कोर्ट में तारीख है, हम कल वहां भी जाएंगे। रही दूसरी बात सरकारों की
पिछली सरकार हो चाहे उससे पिछली सरकार, हर सरकार हमसे धोखा करती आई है। अगर पिछली सरकार हमारे को जो हमारे समकक्ष 11% में जो हीर गुजर माली मेलोदा है उनमें अगर शामिल कर देते 27% में, तो आज हमारी ये नौबत नहीं आती। जो आज हमारे 30 बच्चों ने जो शहादत दी है, ये नौबत नहीं आती। और रही इस सरकार की बात, इस सरकार में भी हमने अनुरोध किया था कि हमारे को जो है 27% में ही डाला जाए। तो इस सरकार ने भी पिछली सरकार के बात को दोहराते हुए BCC बैकवर्ड क्लास C बना के हमारे को 10% जो है अलग से फिर 6 जातियों को दे दिया, लेकिन वो फिर कोर्ट में चैलेंज हो गया। हम तो इन सरकारों से अनुरोध करते हैं, सरकार से भाई ऐसा आरक्षण दो इस पे कोई चैलेंज ही ना हो। जब हमारी समकक्ष जातियां इसका लाभ ले रही है और हमारे साथ ऐसा ना है, क्यों? हम तो चाहते हैं अगर इस देश में इस आरक्षण को जो हमारे समकक्ष जातियों को अगर लाभ प्राप्त है तो हमारे को क्यों नहीं, या तो उनका भी खत्म कर दो, हम मांगेंगे ही नहीं, या हमारे जो वो भाई हैं उनके साथ हमारे को भी शामिल किया जाए। हमारे को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और ये सरकार जो है कोई भी हो, हर सरकार ने हमारे साथ छलावा किया। और आज हमने अब जो है हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। महम 24 के अंदर भी 36 बिरादरी पंचायती जो एक जांगड़ा समाज से जो हमारा भाई ने शहादत दी, हमने उसको भी सम्मानित किया, उसके परिवार को भी सम्मानित किया। हम किसी का भला बुरा चाहते ही नहीं समाज में, हम सरकार किसी को कुछ दे दे लेकिन हमारे को हमारा हक दे दे और हमारी कोई मांग ही नहीं है। और इससे और एक और मेरा कल 2-4 दिन पहले HCS के जो टेस्ट क्लियर हुए थे, हमारे जाट बच्चे उसमें ज्यादा आ गए और जाट बच्चे बड़ी मेहनत से आगे आए हैं। इसमें भी राजकुमार सैनी जी जो सांसद हैं उनको पता नहीं क्या हो गया, भाई एक ही जाति का है, उनको ऐसी नफरत क्यों है? तो मैं बीजेपी पार्टी से चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, हम अपने बल से ऊपर आते हैं तो भी आपके सांसद हमारी जाति पे क्यों चिल्लाते हैं? तो ये सरकार की मंशा में खोट है। ऐसा सांसद 24 घंटे मुख्यमंत्री के साथ चिपका रहता है, हर उसके फंक्शन में जाता है, क्यों ना बीजेपी पार्टी उसको बाहर करती? तो इससे सरकार की मंशा पे हमारे को शक होता है कि सरकार हमारे साथ दोगली नीति बढ़ा रही है। ठीक है, देखिए यानी कुल मिलाकर बात घूमकर आ गई वहीं पर कि मंशा पर शक है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो सवाल ढुल साहब ने उठाया उसका जवाब वीरेंद्र चौहान साहब देंगे और फिर पुरानी सरकारों ने क्या किया था उसका एक जिक्र यहां पर हुआ है। फिलहाल यहां पर आपस में भी क्या कुछ तनातनी है, कोई कमजोरी वहां पर भी है जिसको भांप चुकी है सरकार, इसीलिए मामला डिले में जा रहा है और उसका फायदा सरकार ले रही है। तमाम चीजें जो कि संशय में है, लेकिन उसी बीच में अल्टीमेटम का जिक्र होता है तो फिर से जहन में वो पुरानी तस्वीर आ जाती है कि भैया अब अल्टीमेटम मत दो, मामला शांतिपूर्ण ही निपटाओ। दोनों ही पक्ष यानी सरकार भी और जाट के समर्थक भी, जाट लोग भी या फिर वो पूरा वर्ग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। सभी मेहमानों के पास मैं चलूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि बहुत कट टू कट संक्षेप में अपनी बात रखते चलें ताकि हमारी बात भी हो जाए, एक नतीजा यहां पर निकले सकारात्मक और चर्चा में सभी को मौका मिले। चौहान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। डुल साहब ने एक सवाल उठाया है, रोहताश ने एक सवाल उठाया है, अशोक निजी ने एक सवाल उठाया है, सभी को कहीं शक की बात आ रही है और इसीलिए अल्टीमेटम या फिर पंचायत या शक्ति प्रदर्शन चाहे जो नाम दे, हालांकि आपने कह दिया कि उनका अधिकार है, आपको आपत्ति नहीं, लेकिन ये शक इसी वजह से आ रहा है। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं दोनों ही स्थानों पर जो आज इकट्ठ हुआ, चाहे वो महम में हुआ या मैयड़ में हुआ, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात जाट समुदाय के लोगों ने या दूसरे समुदायों के लोग भी मान लीजिए खाप पंचायत में शामिल हुए तो उन्होंने अपनी बात कही। हम लोगों को सबको सामूहिक रूप से उनका अभिनंदन इस बात के लिए करना चाहिए कि वहां पर भाईचारे को तोड़ने वाली भाषा नहीं बोली गई कम से कम, और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। सबको अधिकार है ये कहने का। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो ढुल साहब ने प्रश्न उठाया था कि सरकार कब इसको संविधान की अनुसूची में शामिल करेगी कि इस पर इसको चुनौती ना दी जा सके। एक प्रक्रिया है ढुल साहब, सरकार की कमिटमेंट थी कानून लाएंगे, सरकार की कमिटमेंट थी आरक्षण देंगे, आरक्षण देने की दिशा में बढ़े, कानून बनाकर उसको आरक्षण को देने की दिशा में बढ़े, उसको संविधान की संबंधित अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया को भी पूर्ण करेंगे। और आज वो न्यायपालिका के विचाराधीन वो कानून है। इस देश की अदालतों को सरकारों के बेहतरीन से बेहतरीन कानूनों की भी समीक्षा का अधिकार है, नागरिकों को चुनौती देने का अधिकार है। वो प्रक्रिया भी पूरी होने दीजिए और सरकार को जहां जहां जो करना है ऑफिसर्स का भी उन्होंने जिक्र किया था, ऐसे कैसे प्रक्रिया पूरी होगी जब वहां पर वो मौजूद नहीं रहेंगे, स्टे हो जाएगा। अतुल जी, एक इनका ये कहना कि वो वहां मौके पर मौजूद नहीं थे, मान लीजिए एक क्षण के लिए उसको यूं का यूं स्वीकार कर लें कि उस समय
वो नहीं थे। जो भाषा, जो शब्द हमारे ढुल साहब ने प्रयोग किए कि खड़े होकर स्टे करवाया, ये राजनीतिक भाषा, ये कानून की भाषा नहीं है। मेरा ये कहना है आज महत्वपूर्ण मैं क्या इसका है? उत्तर एक दूंगा। मिनट ढुल साहब, ठीक, आ रहा हूं, मुझे उत्तर आ देने रहा हूं। दीजिए। हाँ। ढुल साहब, आज महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किसी लॉ ऑफिसर को के खिलाफ कार्रवाई के लिए लड़ें। आज महत्वपूर्ण और बड़ा विषय ये है कि ये आरक्षण जिसके लिए आप भी लड़ रहे थे, दूसरे वर्गों के लोग, जो जाट समाज के संगठन भी लड़ रहे थे और दूसरी जातियों के लोगों की मांग भी थी, वो आरक्षण देने की प्रक्रिया को सरकार एक मुकाम तक लेकर गई है। उसको बचाना है अदालत में, वो काम महत्वपूर्ण है। मजबूत पैरवी महत्वपूर्ण है और आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। छोटे ठीक। प्रश्नों में उलझने का मैं समझता हूं अभी वक्त ये नहीं। ठीक समय है, नहीं ठीक है। है, मैं रोकूंगा बहुत आपको, बड़ा प्रश्न रोकूंगा है। एक आपको, और ढुल छोटी सी साहब, बात, बहुत एक संक्षेप, छोटी- बहुत एक- संक्षेप एक में, बहुत बात संक्षेप में, और बहुत संक्षेप कि में। आज इससे भी, इसके साथ जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आरक्षण के सवाल पर दोष किसका था, इस पर बहुत चर्चा करेंगे तो फिर उलझ जाएंगे। किसी भी कारण से जो बीत गया काला अध्याय, जो कष्ट हो गया हरियाणा के लोगों को, उसको एक क्षण के लिए कोशिश करिए कि उसको, उस पर मिट्टी डाली जाए। ठीक है, हरियाणा में मैं तो करके। हमेशा एक और बात कहता हूं। ठीक है, ठीक है, भाईचारा भाईचारा, ठीक बना है। रहे। ढुल कोई साहब, ऐसी ढुल बात साहब, करी ढुल जाए साहब, जिससे बहुत आपको संक्षेप में भाईचारा सर, ढुल साहब। जी बिल्कुल संक्षेप में दो उत्तर दूंगा मैं। पहला, इन्होंने 9 शेड्यूल का कहा कि कोर्ट में पेंडिंग है। मैंने आपको बताना चाहूंगा, चौहान साहब को शायद कानून के बारे में पता नहीं है। जब आधार कार्ड जो है, एक मामला जो है संविधान पीठ के पास में सुप्रीम कोर्ट, सुनिए पूरी बात को, पूरी बात को सुनिए चौहान साहब, पूरी बात सुनिए। नहीं, चौहान साहब, चौहान साहब बात सुनिए पहले। ढुल साहब, ढुल साहब, बीच अपनी में बात- मत चौहान मेरी साहब डिबेट शांत को हो जाए, मैं खराब आपसे कीजिए। गुजारिश कर रहा हूं। चौहान साहब सुनते हाईकोर्ट हैं। में पेंडेंसी को आधार नहीं बताया। ठीक है, मैंने कहा आप- एक प्रक्रिया चल रही ठीक है, वो ठीक आपके है, साथ वो गलत जरूर समझ गया। होगी। ठीक है, ढुल सरकार साहब, अपना ढुल काम साहब, करेगी। ढुल आप साहब, डिस्कॉर्ड ना करें। अब सुनते हैं, और सुनते हैं चौहान साहब कृपया। मैंने पहले ही गुजारिश की थी आपके सम्मान सर, में मैंने आप- पहले ही आप गुजारिश की थी, व्यवस्था वक्त है, कम रहता है, लेकिन मेहमान ज्यादा हैं। चौहान साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। ठीक है, चौहान ठीक है, साहब एक ढुल बार साहब, मुझे उत्तर दीजिए। हाँ, ढुल साहब जी, इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर मामले को, पेंडेंसी को 9 शेड्यूल का आधार नहीं बनाया है, तो ये कमिट करेंगे, कब करेंगे इसको? 3 सेशन जा चुके हैं और एक बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद हो चुका है, एडमिशंस नहीं हो पाए उनके। ठीक है, इनके कहने से बात नहीं बनती है। हजारों लोग इस बेनिफिट से वंचित रह गए हैं। अगली बात, मैंने ये नहीं कहा था वहां पर लॉ ऑफिसर प्रेजेंट नहीं थे। मैंने कहा था 2 लॉ ऑफिसर्स वहां पर मौके पर प्रेजेंट थे, जिनके सामने ये स्टे हुआ। ठीक है। उनके पास में इस मामले की एडवांस में कॉपी भी थी, सरकार के पास में इसकी जानकारी भी थी। इस जगह इस बात के पुख्ता सबूत मेरे पास में मौजूद है, मैंने उस डिबेट में उठाए थे। ठीक है, पक्का नहीं ये कहा था उसका ठीक है, ढुल साहब, उसका वीरेंद्र जी ने अपने नजरिए से जवाब दिया है कि आज प्राथमिकता ये है कि हम कैसे उस आरक्षण की बात करें जिसको लेकर सरकार की मंशा साफ है। ठीक है, मुद्दा ये मिट्टी डालने की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, जी, चलिए, मुद्दा ठीक है, मिट्टी ठीक डालने है। की बात मैं कर रहे हैं। चाहूंगा मिट्टी बाकी मेहमान डालने से आए। ये डॉक्टर मुद्दा साहब, बहुत कार्रवाई से संक्षेप में होगा। कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर कि अभी जो सवाल है, रोहताश में आपके पास आऊंगा, अशोक आपके पास भी आऊंगा। जो अभी सवाल यहां पर है कि क्या ये बात बार बार निकल कर आती है कि मतभेद है, कहीं उसका फायदा सरकार ले रही है, कहीं सैनी साहब के जरिए, कहीं किसी और के जरिए, और उसी चीज के बीच में जब समय अंतराल बीतता है तो फिर से अल्टीमेटम की बात आ जाती है। जाटों में आपस में भी कहीं मतभेद, कमजोरी, और उसका फायदा है सरकार ले रही, और क्या वाकई कमजोर तरीके का बिल रखा गया, खामियां छोड़ी गई, जो कि अब इस वक्त मामला कोर्ट में चला गया? ये सब कुछ प्लान था क्या? देखिए अतुल जी, आप बार बार कहते हैं, चौहान साहब कह रहे हैं कि भाई पीछे ना जाएं। अगर कोई बात होगी तो पीछे भी जाया जाएगा। 10 साल पीछे चलते हैं। नहीं, मैं 10 साल की भी बात कर लूंगा। मैं 10 साल से ही शुरू करता हूँ। वहीं से शुरू मैं बिल्कुल 10 साल से नहीं, मैं 10 साल से ही शुरू करता हूँ। बोलिए, जल्दी, वक्त नहीं है, अगर जल्दी नहीं, अब वक्त तो देना पड़ेगा। दे रहा हूं सर, बात देता है, इतना बोलिए। देखिए, इतना छोटा इशू नहीं है कि आप वक्त नहीं देंगे, वक्त तो देना पड़ेगा। आप बात करते हैं केंद्र की, ठीक है, हरियाणा सरकार ने पैरवी की और केंद्र सरकार ने माना, इसको वहां लेके गए। हमने गलत पेश किया, आपकी बात को मैं बड़ी करता हूं। अब जब उसके बावजूद सारी बातें हो गई, सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज कर दिया गया, चैलेंज हुआ, उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे जाट नेताओं को बुलाया, केवल उसमें हरियाणा के नहीं थे। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की एक बात का कोई मायने होता है। जब प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया तो उस भरोसे के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी क्यों नहीं की? मान लिया कि हरियाणा में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है,
हमें भी सपोर्ट की जरूरत थी। आप तो पूर्ण बहुमत आपके पास है। चौहान साहब, तो इस मुद्दे को आप लोगों ने क्यों नहीं किया? माननीय जो अब हमारे जो केंद्र के मंत्री हरियाणा से संपर्क जिनका है, तो उनको भी उस वक्त पैरवी करनी चाहिए थी। तो ये बात तो रही 10 साल पीछे की। एक मिनट, आप मेरी बात सुन ले तो फिर आप, मैं जो चाहे आपकी सुनूंगा बात। अब बात, ये बात हरियाणा के ऊपर है। जब सारी चीजें आ गई, एक कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है संगठन की, मतलब सुनी जाती है और बड़े एक सिस्टमेटिक पार्टी है। आपके सांसद महोदय जो बोल दें, आपने उन पे लगाम क्यों नहीं लगाई? आप कहते हो कि कांग्रेस ने बीज बोए हरियाणा के अंदर। मैं ये कहता हूं, जो मैयड़ आज जहां मलिक साहब गए हैं और जहां आज जाट समाज इकट्ठा हुआ है, उस भाई शहीद को जो श्रद्धांजलि देने या उसके उपलक्ष्य में कोई फंक्शन उन्होंने वहां पे किया, ये सारी बातें वहां हुई। वहां पे चौहान साहब, कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा नहीं कि जाटों ने आंदोलन नहीं किया, 3 सप्ताह आंदोलन चला वहां पे, तब इतनी बात नहीं हुई। आपने ये नहीं देखा कि जब रोहतक में आंदोलन शुरू हुआ और उस वक्त आपके सांसद महोदय सैनी साहब, आपके विधायक रोहतक के मनीष ग्रोवर जी, जो इस सारे आंदोलन को आग लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खुले, अरे आरोप बिल्कुल, बिल्कुल। चौहान साहब मेरी बात सुने, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बिल्कुल एक तरफा नहीं। चौहान साहब, ये बात तो रोहताश जी भी कह रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं उनको रोका जा रहा? चौहान साहब, आपका नंबर आया, जब आप खूब बोलिए, अपनी आदत नहीं है कि हम बीच में बोले। हमारी बात सुनिए। मनीष ग्रोवर जी और अमित भाटिया जी एक चिन्हित करके कि कौन सी कम्युनिटी का कौन बंदा है, एक कॉलेज के अंदर इसलिए शक पैदा होता है, बच्चों को पीटते हो। मतलब देखिए वो, एक मिनट जी, अतुल जी, आप वहां पीटते हो, आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, लाइन रात को बच्चों के अंदर, सर्दियों में आप ये काम करते हो। दूसरी बात, सैनी साहब भड़काते हैं, आपके पूर्व सांसद नहीं, आप आंदोलनकारियों को समर्थन दे रहे हैं। चौहान साहब, मैं कहता हूं, देखिए फिर राजनीतिक मसला मत बनाइए साहब। मैं चौहान साहब, आप रुकिए। चौहान साहब और डागर साहब दोनों लोग से, देखिए हमारा जो मूल मुद्दा है आज, हमारा जो मूल मुद्दा है वो आरक्षण का मसला है। क्या हुआ उसको अब लेकर राजनीति बहुत डिबेट कर चुके हैं सर, बहुत डिबेट कर चुका हूं, बहुत डिबेट कर चुका हूं। डागर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरे आप विषय से, आप लोग विषय से भटकाते हैं, आप लोग विषय से भटकाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आगे क्या होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि पीछे क्या हुआ। रोहताश, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहताश, आगे सुनिए, तो बहुत संक्षेप में बोलिएगा डागर साहब, बहुत संक्षेप में। आगे ये होना चाहिए, जो वायदा खट्टर साहब ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, वो पूरा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। उसको आप बजाय चौहान साहब, आप हरियाणा में लेके गए थे, वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ठीक है, ठीक है। रोहताश में आपके पास आ रहा हूं, ठीक है, रोहताश में आपके पास आ रहा हूं। देखिए सरकार बड़ी प्रतिबद्धता से कह रही है, लेकिन क्या वाकई आप लोगों को क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा है? क्या आप लोगों को यह लगता है कि यहां तोड़ने की कोशिश है, खामियां जानबूझकर छोड़ी गई थी? क्या खामी, क्यों नहीं फिर से वार्ता, क्यों नहीं बात बन रही? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि पहले यह प्रश्न उठा है कि आज 2 जगह पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पिछले 7 साल से मैयड़ के अंदर जो सुनील सोरेन की शहादत हुई थी, हर साल उसकी बरसी मनाई जाती है, और श्रद्धांजलि सभा कई जगह भी मनाई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। 13 सितंबर को उनकी शहादत दिवस है, वो मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जाट समाज के साथ पिछली सरकार ने भी धोखा किया और इस सरकार ने भी धोखा किया। पिछली सरकार अगर 27% ओबीसी में शामिल कर देती तो कोई नौबत नहीं आती, ना ये इतनी शहादत होती। तो पिछली सरकार की बहुत बड़ी गलती है। बहुत से हमारे जाट नेता कहते हैं कि जाट मुख्यमंत्री होता तो ये होता, वो होता। पिछली बार जाट मुख्यमंत्री होते हुए हमारे 3 भाई शहीद हुए, और आज उन्हीं की बदौलत अगर वो 27% में शामिल कर जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ना कोई चैलेंज करने। इस सरकार ने क्या किया, जानबूझकर राजकुमार सैनी को खुला छोड़ा गया, जानबूझ के हिंसा करवाई गई, और हिंसा होने के बाद किसने की भाई? अजीब आरोप लगा रहे। हिंसा करने वाले कौन लोग थे? चौहान साहब, बाद में बोलना। राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी की ओबीसी ब्रिगेड हिंसा में शामिल थी, और मनीष ग्रोवर जिसको रोहताश पहले आप बात सुन लीजिए। चौहान साहब शांत हो जाए, चौहान साहब शांत हो जाए। रोहताश हुड्डा, मेरा एक सवाल आप सुन लीजिए, जवाब दीजिए। रोहताश हुड्डा, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि आप राजकुमार सैनी को बदलवाना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, या आरक्षण लेना चाहते हैं? क्यों घूमकर वहां जाते हैं? हम आरक्षण लेना चाहते हैं, और यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, आप लोग भी अपनी बात रख रहे हैं।
सरकार तो नहीं कह रही है ना कि हाँ वो जो बोल रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, तो क्यों आप बार बार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं? सरकार की मंशा भी ये सवाल है कि निर्दोष लोगों को जेलों के अंदर बंद किया गया है। हमने बार बार सरकार से ये अपील की। साहब अगर कहीं आरोप लगा है, कि आप उसकी जांच कैटेगराइज हो रही किए, है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो निर्दोष है? नहीं, सरकार के पास पावर है, वो कैटेगराइज करा सकती है कि कौन निर्दोष कर रहे है, हैं। उसकी जांच न्यायपालिका की का जाए। काम है वो। न्यायिक जांच आयोग बिठाया जा सकता है उनके ऊपर भी। अलग से सरकार अलग अलग आयोग बना रही है, सीबीआई जांच करवा रही है। तो इस बात के लिए भी कि जो निर्दोष लोग हैं, कौन कौन निर्दोष है, कौन आपका दोषी है। मतलब, आपका असल मुद्दा क्या है? खामियां हैं वो दूर हो जाए, आरक्षण मिल जाए, या फिर ये सारी चीजें चलती रहें और आप लोगों का इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहे? देखो, सरकार ने जानबूझकर 29 मार्च को विधानसभा के अंदर बिल पेश किया। हमने सरकार का स्वागत किया, सरकार का स्वागत किया। 29 बात सुन लीजिए चौहान साहब, 29 मार्च को सरकार द्वारा बिल लाया गया विधानसभा के अंदर। हमने मुख्यमंत्री का और सरकार का स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात। मिठाई भी खाया था, लेकिन कुछ लोगों ने मिठाई खिलाई जल्दबाजी में। हम ये कह रहे थे सरकार को कि सरकार इसको शेड्यूल 9 में डालने की प्रक्रिया शुरू करे और 13 मई तक मैं चाहूंगा, सरकार के पास टाइम था, सरकार ने जानबूझकर चौहान साहब बहुत संक्षेप में आप बोलिए, बहुत संक्षेप। रोहतास जी शांत हो जाए, रोहतास जी शांत हो जाए। मुझे केवल इस बात पे आपत्ति है कि सरकार जो उत्तम और श्रेष्ठ काम कर रही है, इस झमेले को, इस संकट को निपटा करके जिनका जो अधिकार बनता है वो दिलवाने की, उस पर कुछ लोग हर बात में षड्यंत्र का कंसेप्ट ले आते हैं। ये दृष्टिकोण गलत है। एक मिनट सुनिए, अशोक मलिक एक मिनट बहुत संक्षेप में, सर वक्त नहीं है। सबसे ज्यादा आपके पास कि जो भी हिंसा में शामिल थे वो सारे निर्दोष थे। क्या ये क्या ये मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, ये नहीं कह सकते आप। जिन लोगों के, अरे झूठ बोलते हो आप टेलीविजन पे, झूठ प्रक्रिया है कानून की, वो अपनाई जानी चाहिए। सरकार के मंत्री झूठ मत बोलिए, ठीक है। एविडेंसेस हैं। अतुल जी, एक सहयोग से एक अच्छी बात, मैं सहमत हूं। भाईचारा खराब करने का काम सरकार ने किया है। से एक अच्छी बात है। ऐसी निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार से आरक्षण मांग रहे हो। अरे रोहतास हुड्डा, अब मैं यहाँ पर ये बोलना, एक मिनट चौहान साहब, मैं रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको रोकूंगा। मैं रोहतास जी आपसे सवाल, रोहतास हुड्डा, मैं अब आपसे सवाल ले रहा हूँ। अभी आपने कहा वीरेंद्र चौहान शांत हो जाए। रोहतास हुड्डा, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं ऐसी निकम्मी सरकार, इसी निकम्मी सरकार ने आपको जब बिल लाकर दिया तो मिठाई खा ली और उसके बाद ये निकम्मी हो गई। इसके पहले की सरकार को भी आप निकम्मा कह रहे थे। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आप आरक्षण लेना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं? आप राजनीति करना चाहते हैं? राजनीति नहीं, आप बोलने का मुझे मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, बीच में ना बोलिए। अशोक मलिक के इतिहास में मैं दोनों को इतिहास की पहली घटना है। चौहान साहब, एक समुदाय को लगा, चौहान साहब और रोहतास जी, अशोक मलिक मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके की भाषा अब इस्तेमाल में ली जा रही है, क्या फिर से आप चैलेंज कर रहे हैं सरकार को? आरक्षण का मकसद, अरे चौहान साहब, रोहतास हुड्डा और वीरेंद्र चौहान, मैं दोनों से गुजारिश कर रहा हूं। रोहतास हुड्डा और वीरेंद्र चौहान, देखिए अगर ऐसे होगा तो डागर साहब भी लगातार बोलेंगे, ढुल साहब भी बहुत समाज के साथ है। अरे रोहतास हुड्डा, मैं आपसे कह रहा हूं, बात सुनिए और समझिए। आप आरक्षण की मांग को लेकर बैठे हैं यहाँ पर, अपने बात को समझिए। सिर्फ बोलने से बात नहीं होती, आप वक्त जाया कर रहे हैं, आप वक्त जाया कर रहे हैं। मेरा शो है, आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, नहीं सुनेंगे। आपकी बात सही है, आपकी मांग सही है, आप उसको रखिए। ये कौन सी शैली है कि उन्होंने किया निकम्मी सरकार? क्यों निकम्मी सरकार साहब? आपको इसी निकम्मी सरकार ने ये बिल दिया और आपने मिठाई खाई। अब मैं दोनों लोगों को रोक रहा हूं, आप लगातार बोल रहे हैं, वो भी बोलेंगे। अगर आप बोल सकते हैं तो वो भी बोलेंगे। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज आप अभी यहां पर मत बोलिए। अशोक मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। रोहतास हुड्डा, आप मेरे मंच पर आकर इस तरीके से नहीं कर सकते। अशोक मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर यही, अरे रोहतास हुड्डा मेरी बात सुनिए, वरना मुझे आपको विंडो से हटाना पड़ेगा। रोहतास हुड्डा, मैं आपको विंडो से हटा दूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मेरा शो है, मेरे हिसाब से चलेगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। अरे साहब, अरे रोहतास हुड्डा साहब, बात को समझिए। रोहतास, आवाज कौन दबा रहा है? आप अपनी आवाज को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं आवाज दबा रहे हैं। अशोक मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर इसी तरीके से लड़ते रहे, इसी तरीके से बात करते रहे तो क्या मिल जाएगा आरक्षण? यही नहीं। अरे रोहतास हुड्डा, मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज वो तो चुप है, आप भी जरा पेशेंस दिखाइए। निवेदन करता हूं अशोक मलिक, इस तरह का माहौल ना बनाए ताकि किसी भाई को हमारी आवाज ही ना सुने।
मैं अपने आदरणीय साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ बैठे, आपको जनता देख रही है, आप कम से कम शांत रहिए, अपनी बात रखिए, बीच में ना बोले। हमारे लिए, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हमारे लिए सभी सरकारें आदरणीय है। जो सरकार अच्छा काम करती है, इस सरकार ने भी एक 1976 के बाद पहली बार ऐसा रिजल्ट निकाला एचएस का जो बिल्कुल पार, हम इसकी तारीफ करते हैं कि निष्पक्ष, किसी मंत्री का नहीं, किसी आईएएस का बेटा नहीं, एक आम आदमी का बेटा एचएस बने हरियाणा के अंदर। सरकार के दौर में हुआ है। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम अपना हम अपना हक मांग रहे हैं। जो भी सरकार आएगी हम उससे मांगेंगे, पिछली से भी मांगे, इससे भी मांगेंगे, और हम अपना कानून के जो हमारी प्रक्रिया चली हुई है उसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन ये जो भाई कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से जो मिले थे, वहां हरियाणा के आदमी नहीं थे, हरियाणा के आदमी मोदी साहब से मिले थे, और मैं भी उसमें शामिल था पिछले 26 मार्च को। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी मुझे ने याद है कही थी कि मैंने हरियाणा का नमक खाया, मैं हरियाणा वालों के साथ दगा नहीं करूंगा। और मोदी जी की बात पे हमने विश्वास करके उनको जो है वहां से हम सब लोग आए थे। लेकिन मोदी जी सबसे मन की बात करते हैं, कभी हमारे साथ भी मन की बात करें ताकि उनको हमारे मन का पता चले। मोदी जी सबसे बात करते हैं साहब, पूरे देश से करते हैं, किसी आदमी से नहीं करते हैं, सबसे वो मन की बात करते हैं। अब आपसे अलग से करेंगे तो अलग मसला हो जाएगा कि आप इसे क्यों कर रहे हैं, दूसरे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आपने लेकिन बहुत शालीनता से अपनी बात रखी। यहाँ पर अशोक मलिक, बहुत इसकी मैं तारीफ करूंगा, मैं रोकूंगा, चौहान साहब रोकूंगा, मेरे पास अब वक्त नहीं है। ढोल साहब मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा अमित नेहरा साहब से एक फाइनल कमेंट यहाँ पे ले लूं, उनके पास कुछ भी यहाँ पर वक्त नहीं मिला कुछ बोलने के लिए। नेहरा साहब, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे उस मुद्दे से न जाने कहां कहां भटकाते हैं। राजनीतिज्ञों का तो अपना काम है, यशपाल मलिक का गुट का कोई व्यक्ति आकर बैठकर पहले मिठाई खाने वाली सरकार के, हाँ इसने हमें दिया तो हमने मिठाई खा लिया, और फिर निकम्मी सरकार भी बता रहा है। यह एक राजनीतिक चीज भी यहां पर होने की, करने की बार बार कोशिश की जा रही है क्या, कि मसला कोर्ट में है, क्यों इतना दबाव है, क्यों जल्दबाजी है, सरकार किस तरीके से। हाँ ठीक है, शीतकालीन सत्र का आपने वक्त दिया है, सरकार उस समय कुछ ना करे, आप उनसे फिर बात करिए। यह दबाव वाली भाषा का इस्तेमाल एक वर्ग क्यों करता है? निकम्मी सरकार। प्लीज सर अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। रोहतास शुदा मैं फिर से टोक रहा हूं, बिल्कुल आपने बोला और ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है कि अगर आप तारीफ करते हैं, ठीक है मैं रोकूंगा रोहतास शुदा मैं जब आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र चौहान मैं गुजारिश कर रहा हूं शांत हो जाए। नेहरा साहब सर प्लीज, चौहान साहब प्लीज, नेहरा साहब। अतुल देखिए अतुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भविष्य में आप भी और चैनल भी खासकर सतर्क हो जाइए। जो व्यक्ति समझ नहीं पाता चीजों को, जो एंकर की वैल्यू नहीं समझता, उनके इशारे नहीं समझता, बीच में बोलता है, तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। देखिए मेरा कहना ये है कि देखिए सरकार का जो डिसीजन है उसका एक विश्लेषण होना चाहिए, कहां पे गलत है कहां पे सही है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। थोड़ी है कि सारी चीजें गलत हैं या सारी चीजें सही हैं, बिंदुओं पे चर्चा हो, और मेरा तो मानना ये है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे लगती है कि पिछली सरकार ने जो बिल पेश किया था, जो नोटिफिकेशन, सॉरी बिल तो नहीं था, वो नोटिफिकेशन थी, और अब इस सरकार ने जो बिल पेश किया है, तो उनका जो आधार था वो क्या था, तो सरकार से कहां पे गलती रही है, तो इनको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए अगर सरकार की मंशा है तो। और सबसे बड़ी बात है शेड्यूल 9 में कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि हर जाति का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकारी नौकरियों में भी। आरक्षण का अधिकार अगर कुछ जातियों को है तो सबको भी होना चाहिए। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये बोटलनेक होता चला जाएगा। जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है देश के लिए, प्रदेश के लिए। बिल्कुल, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर नहीं समर्थित करता। स्वस्थ बहस होनी चाहिए, ठीक है, बिंदुओं पर बहस होनी चाहिए, मुद्दों पर बहस। चौहान साहब अपनी बारी प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है, अपनी बारी में आप फाइनल कमेंट करिएगा। ढोल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट सर। अगर कहीं शक सुबह है और सरकार को जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं अधिवक्ता के तौर पर भी, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी, कि यह होना चाहिए, तो अब सरकार को अगर विश्वास दिलाना है उस वर्ग को जो कि अपने हक की मांग कर रहा है, जो उनका दावा है, तो क्या कदम तत्काल उठाने चाहिए ताकि हम इस बहस को ही कम से कम खत्म कर सकें जो कि लगातार राजनीति में उलझती हुई दिखाई देती है? देखिए अतुल, मैं आपको 3 चीजें गिनवाऊंगा। अगर सरकार वो 3 काम कर दे, आधी समस्या तो वहीं समाप्त हो जाएगी। पहला, 9 शेड्यूल में आप डालिए, हाईकोर्ट में केस पेंडिंग आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेशन आएगा शीतकालीन सत्र में, संसद में आप डाल दीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2,
सबसे बड़ी समस्या इस समय पर यह है कि बहुत सारे लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी निजी समस्या के कारण से लोगों को जेल में डाल रहा है। सरकार को तुरंत उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। जिसके खिलाफ एविडेंस है उसको अंदर डालिए, भले वो कोई भी हो। बिल्कुल, जिसके बिल्कुल, खिलाफ एविडेंस नहीं है उसे तंग मत कीजिए। कल तक भी तंग किया जा रहा है। दो, तीसरा समस्या एक बड़ी गंभीर है जिसको कोई भी टच नहीं कर रहा है तुल, वो ये है कि जब बीसीसी जो है थर्ड कैटेगरी जो है इसके स्टे होने के बाद में हुआ क्या है, जो जाट व अन्य 5 जातियां हैं वे इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन जो है ईबीसी जो कोटा था उसके लाभ से भी वंचित कर दिया इस सरकार ने उनको। तो कृपया करके इस चीज के ऊपर तुरंत संज्ञान ले, क्योंकि आरक्षण की पहली जरूरत गरीबों को है। यदि इन जाति के गरीबों को आवश्यकता है तो आप उनको ईबीसी कंसीडर करके कम से कम उनको तात्कालीन जो है उनको हेल्प आप दे पाएंगे। ठीक है सर, मैं रोकूंगा, वक्त नहीं है, रोकूंगा। मैं जा रहा हूं मलिक के पास, अशोक मलिक के पास। अशोक मलिक, फाइनल कमेंट आपका, क्या मांग है अभी आपकी और किस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ जो 1 महीने की बात कही गई है उसमें बात बन जाएगी? बहुत संक्षेप में। देखिए जी, हमारी तो ये है, हम जो है 28 सितंबर को मावलंका हाल में पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करेंगे, पूरे देश के लोगों को, और उसके बाद 1 नवंबर को नजफगढ़ में हम पूरे राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम करेंगे जिसमें आगे के निर्णय लिए जाएंगे। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करता हूं, वे जो खामियां रह गई हैं उनको दूर करके हमारे जो है आरक्षण का काम करें, देने का काम करें। और 8 स्टेटों के जातों को आरक्षण मिला होगा, हमारे साथ ऐसा ना है क्यों? या तो हम जाट ही नहीं है, हमारे को जाट मानना बंद करें, अगर जाट मानते हैं तो हमारे को भी आरक्षण दे दें। ठीक है सर, ठीक है, आपकी मांग मैं आपको रोकूंगा, पर ठीक है, सुनिए, मैंने वक्त बिल्कुल मेरे पास नहीं है। सतवीर डागर साहब, बहुत संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट, उसके बाद रोहताश, उसके बाद फिर हम वीरेंद्र चौहान के पास जाएंगे फाइनल कमेंट के लिए। डागर साहब, बहुत कम शब्दों में। अतुल जी, जो चीज सुप्रीम कोर्ट में पहले रिजेक्ट हो चुकी है, हाई कोर्ट के पास एक आधार हो जाता है कि भाई जब ऑलरेडी वहां से हो चुकी है तो उस पे मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी कोई बात होगी। ठीक है, शेड्यूल 9 में इसको डाल के इसको पार्लियामेंट से पास कराए, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बात खत्म हो जाएगी। दूसरी एक बात बहुत संक्षेप कि हरियाणा के भाईचारों को बनाने के लिए चौहान साहब, अजी कांग्रेस की भी अपील है और हरियाणा की जनता भी आपसे अपील करती है कि बार बार ये धरना प्रदर्शन हरियाणा में हो, कोई भी करे, एक जाटों की बात नहीं है, कोई भी समाज करे, समाज सबसे बनता है, एक जाटों से समाज नहीं बनता। समाज में का ताना बाना बना रहे, जैसे पहले हरियाणा का भाईचारा कायम था वही हो, अब हरियाणा की जनता आपसे उम्मीद करती है। ठीक है, बहुत संक्षेप में रोहताश हुड्डा, और मेरा सवाल एक और आपसे है स्पेशली यहां पर ये कि यशपाल मलिक गुट जब भी कुछ बात कहता है तो क्यों वहां पर वो धमकी भरा वाला अंदाज होता है? आपको एक प्लीज सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको। रोहताश हुड्डा, मांग क्या है? आरक्षण मांग है, अधिकार मांग है आपकी, या फिर अपने बात को कहने का तरीका आप इस तरीके से रखते हैं कि हमें दबाव से सब कुछ चाहिए? बहुत शालीनता से बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। अतुल जी देखो, मैं बिल्कुल शालीनता से अपनी बात रख रहा था, चौहान साहब बीच में बोलने लगे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, अपनी बात पूरी करने के लिए लेकिन मैं आपसे 1 मिनट का समय चाहता हूं। आज तक इस देश में एक जाति भी कोई बता दे कि किसी जाति को ओबीसी कमीशन ने रिकमेंड किया हो आरक्षण के लिए, अगर ये जाति आरक्षण का हकदार है और उसको आरक्षण ना मिला हो, कोई एक जाति बता दे सेंट्रल लेवल में या स्टेट लेवल में। ठीक है, आज तक 7 ओबीसी कमीशन स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के जाटों को पिछड़ा जाति में शामिल करने का रिकमेंड कर चुके हैं सरकार को, और उसके बाद भी जाट जाति के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। हमारे 14,000 बच्चों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि गुजरात सरकार में अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला था 6 महीने के लिए गुजरात के पटेलों को, उसका आर्थिक आधार का आरक्षण खत्म हुआ है, लेकिन उसमें जो नौकरी पर लगे थे उनकी नौकरी बहाल कर दी गई है। हमारे साथ बार बार जब अन्याय होता है तो बार बार हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो इस अन्याय में हम बौखलाहट भी कह सकते हैं इसको, लेकिन जब बार बार किसी के साथ अन्याय और अत्याचार होता है, क्योंकि बौखलाएंगे तो अपने जो दिशा है, जहां पर आपको जाना है, जो मंजिल है, उससे आप भटक जाएंगे। मंजिल पहुंचना है तो अपना दिमाग भी शांत रखना पड़ता है। अतुल जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में कहिएगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और हरियाणा सरकार के इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग जो पूरे देश को प्रेजेंट करते हैं, अगर वो विश्वास दिलाते हैं बार बार और विश्वास को तोड़ते हैं तो प्रजा के आम लोग हैं, आम लोग क्या? ठीक है, चौहान साहब, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में, मेरी गुजारिश है। ढुल साहब ने 2-3 पॉइंट उठाए थे, ध्यान में डागर साहब ने कहा उसका बस उत्तर दीजिए। मुझे सीधा उत्तर देना है। सरकार ने जो चुनाव से पहले वादा किया था, सरकार ने चुनाव के बाद जो बात कही थी, आज भी हम उसको कह रहे हैं। हम आरक्षण के पक्ष में हैं, हमने कानून बनाया है, उसका बचाव करेंगे
और जहां उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना है, उसकी कमिटमेंट है, उसको छोड़ेगे नहीं। एक प्रश्न बार बार कुछ लोगों ने उठाया और वो जातीय विद्वेष पैदा करने वाली बात है कि कुछ लोगों को, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। ढुल साहब भी उसकी तरफ बात कर रहे थे। ढुल साहब, आपको भी बता रहा हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा को बता रहा हूं कि जब ये विषय आया तो उसके बाद लगभग 2200 एफआईआर दर्ज हुई हैं हरियाणा भर में। उनमें से 1400 के लगभग एफआईआर ऐसी हैं जिनमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी एफआईआर में कोई एक सिंगल अरेस्ट नहीं हुई है और आप फिर कह रहे हैं कि निर्दोष अंदर हैं। जो अपराधी है, जो दोषी है, दोषी को किसी को बख्शेंगे नहीं और जिसके खिलाफ प्रमाण नहीं है, ऐसे किसी के प्रति अन्याय हम होने नहीं देंगे। प्रदेश का भाईचारा वो सबसे महत्वपूर्ण है, कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है और जिसका जो अधिकार बनता है वो कानून सम्मत तरीके से प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए हम देंगे और हम प्रक्रियाओं को जब्त करके नहीं जा सकते। इनको विश्वास में भी लीजिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी। अतुल जी, निरंतर बातचीत के दरवाजे पहले भी खुले हुए थे, आज भी खुले हुए हैं। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको करें ना, बातचीत के बाद हम निरंतर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। चौहान साहब आपका, अशोक मलिक आपका, अमित नेहरा सर आपका, सतवीर डागर साहब आपका, रोहताश हुड्डा आपका और रविंदर ढुल साहब आपका। कुल मिलाकर मसला फिर वहीं विश्वास पर अटक जाता है। मसला फिर वहीं अटक जाता है कि हमने मन की बात भी सुन ली, मन की बात भी कह दी, लेकिन दरअसल हमारे जो मन की बात है वो पूरी हो नहीं रही। मैं फिर से कहूंगा कि जिसका जो अधिकार है वो मिले। आरक्षण अगर आपका हक है तो आपको दे सरकार। ये सरकार निकम्मी नहीं है, इसी सरकार ने आपको दिया था। अगर आरक्षण आपने मिठाई खाई थी और ढोल नगाड़े बजाए थे, नाच गाना भी हुआ था, लेकिन अब अगर विश्वास टूट रहा है तो दोनों तरफ से सामूहिक तौर पर यहां पर एक पहल होनी चाहिए। मामला चूंकि कोर्ट में है तो कानूनी प्रक्रिया क्या और उसमें क्या संशोधन की आवश्यकता, इस पर सरकार भी संचेत हो जाए, क्योंकि दरअसल पिछले दिनों में जो हुआ था वो वाकई बेहद खौफनाक था। वो दृश्य कतई हम देखना नहीं चाहते और ना हम चर्चा में शामिल करते हैं, लेकिन आज के दौर में अल्टीमेटम की बात ना हो बल्कि बातचीत से समाधान कैसे निकले, सिर्फ इसकी चर्चा हो। नमस्कार।